So in this session, stresses due to external forces. The generally main stress produced by external force is tensile stress. जनरली ये टेंसाइल स्ट्रेस ही है जो बोल्ट्स के अंदर जनरेट होती है बाहरी फोर्स की वजह से. द फॉर्मूला इज P इक्वल्स टू पाई बटे 4 DC स्क्वायर सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस. P यहाँ वही फोर्स है, P फॉर फोर्स जो आप टाइट करोगे वह फोर्स है टेंसाइल फोर्स. DC core diameter of bolt. If the external load is taken up by a number of bolts, then P equals to pi बटे 4 DC square sigma T multiply by N. यहाँ जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं P इक्वल्स टू पाई बटे 4 DC स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी. ये जब ओनली सिंगल बोल्ट के ऊपर P लोड अप्लाई हो रहा है, सिंगल बोल्ट के ऊपर आपको जो भी लोड आपका आ रहा है वो एक ही बोल्ट के द्वारा लिया जा रहा है. जैसे आप कह रहे हैं कि आप अपना गाड़ी का जो मिरर है कई बार टाइट करते हैं, आप उसका जो स्क्रू टाइट करते हैं आप, या यह कहें कि कहीं भी सिंगल नट और बोल्ट को जब आप टाइट करते हो तो सारा का सारा जो लोड है, टेंसाइल लोड है, वो उसी बोल्ट के द्वारा वहन किया जाता है. और उस केस के अंदर आपको जो फोर्स आएगा वो आपका ये रहेगा पाई बटे 4 DC स्क्वायर. ये फॉर्मूला रहेगा. लेकिन आपने देखा होगा कई बार जैसे हमको फ्लेंज जोड़नी है, पाइप वगैरह आपने जोड़ा होगा, पाइप जॉइंट देखा होगा, फ्लेंज के विद द हेल्प ऑफ फ्लेंज की सहायता से कई बार 3 बोल्ट रहते हैं फ्लेंज पे, कई बार 4 बोल्ट रहते हैं फ्लेंज पे. तो 4 बोल्ट रहते हैं तो उस केस में क्या रह जाएगा, टोटल लोड कैसे आएगा. देखो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा P बराबर पाई बटे 4 DC स्क्वायर सिग्मा टी यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई N. ये N है नंबर ऑफ बोल्ट्स, कितने बोल्ट्स आपने जॉइंट के अंदर काम में लिए हैं, उपयोग में लिए हैं. तो फॉर्मूला हमारे पास ये रह जाएगा. जैसे फ्लेंज के केस के अंदर आपके पास N कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो फिर ये जो P फोर्स है वो 4 बोल्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा. नाउ B in case the standard table is not available, then for coarse threads DC equals to 0.84 से 0.85 of D. कोर डायमीटर वेयर अगर आपको नहीं दी होती है, थ्रेड्स की टेबल नहीं प्रोवाइड की जाती है एग्जाम के अंदर, तो हम क्या करते हैं, जो कोर डायमीटर है उसको किसके बराबर लेते हैं, 0.84 भी ले सकते हैं और 0.85 D भी ले सकते हैं. इसके बीच में मतलब 0.84, 0.841, 0.842 से 0.85 तक आप ले सकते हैं. D है नॉमिनल डायमीटर यानी कि जो मैक्सिमम डायमीटर है, मेजर डायमीटर है बोल्ट की, वो डायमीटर D. तो DC कोर हमेशा नॉमिनल डायमीटर से कम रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट शियर स्ट्रेस. पहली स्ट्रेस एक्सटर्नल फोर्सेस से पहली स्ट्रेस जो जनरेट हुई टेंसाइल स्ट्रेस, और उसको फाइंड आउट करने का हमारा तरीका P इक्वल टू ये फोर्स सिंगल बोल्ट के लिए, मल्टीपल बोल्ट्स के लिए P इक्वल टू वही रहेगा, N से मल्टीप्लाई कर देंगे और कोर डायमीटर निकालने का ये फॉर्मूला रह जाएगा. सेकेंड जो स्ट्रेस जनरेट होगी, इंड्यूस होगी, दैट इज द शियर स्ट्रेस. कैसे निकालेंगे, PS एस फॉर शियर फोर्स, कर्तन फोर्स जिसको हम बोलते हैं, इक्वल्स टू रहेगा पाई बटे 4 मल्टीप्लाई बाय D स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स. और D अगर फाइंड आउट करना है,
अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है बोल्ट का, तो ये सारा का सारा कैसे रह जाएगा, इन स्क्वायर रूट 4PS डिवाइडेड बाई पाई टाउ, जो शियर स्ट्रेस को शो करता है, एंड एन नंबर ऑफ बोल्ट्स। ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा। सिंगल बोल्ट है तो एन हट जाएगा, यहां भी एन की इक्वल टू 1 हो जाएगा एक बोल्ट के लिए, और टेंसाइल स्ट्रेस की जगह शियर स्ट्रेस यहां पर आ जाएगी। ज्यादातर जो काम है यहां देखो, थर्ड जो है पॉइंट वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन कंबाइंड टेंशन एंड शियर स्ट्रेसेस। मैक्सिमम मशीनरीज के अंदर जो नट और बोल्टों के ऊपर जो लोड रहता है वो टेंसाइल फोर्स एंड शियर फोर्स दोनों ही एक टाइम के अंदर आरोपित रहते हैं। तो उस केस के अंदर क्या रहता है कि कंबाइंड टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा। कंबाइन दोनों फोर्स रहेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस भी होगी, शियर स्ट्रेस भी होगी। इस केस के अंदर हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इन सेकंड डिप्लोमा सेकंड ईयर, आपने पढ़ा होगा। हाँ सर, आवाज नहीं गई। हाँ, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा टी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस एंड टाउ शियर स्ट्रेस, ये हमें सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। जो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पहले मैंने यहां बताया आपको, ये टेंसाइल स्ट्रेस इस तरह से, यहां टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड आउट किया था हमने, यहां दिया ना देखो टेंसाइल स्ट्रेस का P इक्वल टू P फॉर फोर्स, यहां ये सिग्मा टी हमको यहां से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सिग्मा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा तो 4P डिवाइडेड बाई पाई DC का स्क्वायर, और इसके ऊपर ये रह जाएगा सिग्मा टी। तो यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा शियर स्ट्रेस यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, ये सिग्मा टाउ। तो दोनों के वैल्यूज आप यहां रखेंगे तो मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस आपके पास यहां आएगी। इसी तरह मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, सिग्मा टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2, और वही फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा टी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। वही जो आपने सेपरेट निकाली है टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, होने का अरेंजमेंट है यहाँ पे, ये सारा उनको सेपरेट सेपरेट एक बार निकालिए, उसके बाद में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालिए और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालिए। ये दोनों स्ट्रेसेस अगर हमारे पास आ जाती है, फिर हमारी जो अलाउेबल शियर स्ट्रेस है और अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस है, उससे हम कंपैरिजन करेंगे। ये जो स्ट्रेसेस आएगी, ये स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होगी जिनको इंड्यूस स्ट्रेस कहते हैं, जो फोर्स की वजह से मटेरियल के अंदर, या मटेरियल जो आपका क्या है कंपोनेंट, बोल्ट है या स्क्रू है, उसके अंदर जनरेट होगी, इंड्यूस होगी, पैदा होगी। और ये हमेशा जो वर्किंग स्ट्रेस है, अलाउेबल स्ट्रेस है, उससे हमेशा कम होनी चाहिए। ज्यादा रहती है तो हमको फिर से हम क्या करेंगे, एरिया या सम मॉडिफिकेशन या उससे लार्जर साइज का बोल्ट हम लेंगे या स्क्रू लेंगे। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द कंबाइंड स्ट्रेसेस। स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड फोर्सेस, देखो कुछ एग्जांपल यहां हमारे पास है। ये शेडो लाइन दी हुई है, एक कंपोनेंट रेड
शैडो लाइन से दिखाया गया है, और एक कंपोनेंट है प्लेट, वो ब्लू लाइन से दिखाया गया। बीच के अंदर गैस्केट लगी हुई है और नीचे से ये बोल्ट आ रहा है, इस बोल्ट से हमने नट को टाइट कर दिया है। जैसे जैसे हम नट को टाइट करेंगे, ये ऊपर वाला कंपोनेंट जो प्लेट है और नीचे वाला दोनों कंप्रेस होते जाएंगे, गैस्केट कंप्रेस होगी, यानी कंप्रेसिव फोर्स उनके पर आरोपित होगा। उसी समय आपका जो बोल्ट है, ये बोल्ट टेंशन में रहेगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स क्या है, ये बोल्ट के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या करेंगे, टेंसाइल फोर्स के अंदर रहेगा। सेकंड कंपोनेंट आपका यहाँ दिखाया गया विद गैस्केट और विदाउट गैस्केट। The resultant axial load on a bolt depends upon the following factors: the initial tension due to tightening of the bolt, the external load, and the relative elastic yielding of the bolt and the connected members। क्या रहेगा कि एक बार आपने फुली टाइट कर दिया है, फुल टाइट करने से बोल्ट के अंदर टेंशन आ जाएगी, तो इनिशियल टेंशन आ जाएगी। उसके बाद एक्सटर्नल लोड आएगा। सपोज दैट अब कोई आपके लाइन के अंदर, या आपने फ्लेंज जॉइंट बना दिया है, दो फ्लेंज को जोड़ के पाइप की, और उसके अंदर एक प्रेशराइज्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से दोनों पाइप क्या करेंगे, फ्लेंज के अंदर अपोजिट फोर्सेस जनरेट होंगे, उसकी वजह से भी बोल्ट्स के ऊपर टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा। कहेंगे ना कई बार कि कंप्रेस एयर है या कंप्रेस लिक्विड है तो कैसे लीकेज मार जाता है, ये इसका मतलब दोनों कंपोनेंट्स जो है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए, एक्सियल फोर्स उनके ऊपर अप्लाइड हो रहा है, तो उसको उस लीक को, और आप लीक को हटाने के लिए, लीक प्रूफ करने के लिए, लीक को रिपेयर करने के लिए आप क्या करते हैं, फिर से हम उस नट को और बोल्ट को टाइट करते हैं, यानी कि टेंसाइल फोर्स आप बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें देखो P इक्वल्स टू, यहां जो फोर्स रहेगा कौन कौन सा रहेगा, P1 प्लस A अपॉन 1 प्लस A मल्टीप्लाई बाई P2 इक्वल्स टू P1 प्लस K मल्टीप्लाई बाई P2। सब्सटीट्यूटिंग A अपॉन 1 प्लस A इक्वल टू K, यहाँ K को हमने A अपॉन 1 प्लस A को हमने दे दिया। ये सारे P1 क्या है, इनिशियल टेंशन ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट, बोल्ट को आपने टाइट कर दिया तो इनिशियल टेंशन कितनी आई, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कितना, 2840 और 1420। अगर फ्लूइड टाइट किया आपने, कोई लिक्विड का जॉइंट आप बना रहे तो ये चाहते हैं कि उसमें से गैस, हवा या लिक्विड द्रव कोई भी रिसे नहीं, तो ऐसा जॉइंट बनाया तो आपने ज्यादा उसको टाइट किया है, ज्यादा टाइट किया तो आपको 2840 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो ये P1 के बराबर ये इनिशियल टेंशन हो जाएगी। P2 एक्सटर्नल लोड ऑन द बोल्ट, दिस इज गिवन। जहां भी आप एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाइड करेंगे बोल्ट को, जहां भी यूज में लाएंगे, वहां के लिए P2 आपको दिया हुआ होगा कि इस लोड के लिए ये उपयोग में किया जाना है। ये इक्वल टू रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स टू द इलास्टिक ऑफ बोल्ट, ये इक्वल्स टू रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स। प्लेट 1 और प्लेट 2 को आप जोड़ रहे हैं, या प्लेट 1 गैस्केट, इन सारों को जोड़ रहे हैं, तो उनकी इलास्टिसिटी गिवन रहेगी, और दिस इज द रेशियो इलास्टिक ऑफ बोल्ट, दिस इज गिवन। वैल्यूज ऑफ K फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां हमने K लिया ना, A अपॉन 1 प्लस A को जो मल्टीप्लाई बाय P2 लिया है, उसको देखो एक K को क्या क्या लिया है, टाइप ऑफ जॉइंट के आधार पर ये रेशियो डिपेंड करता है। मेटल टू मेटल जॉइंट विथ थ्रो बोल्ट्स, एक मेटल की प्लेट को दूसरे मेटल के प्लेट के साथ में आपने जॉइंट किया है, एक आर पार बोल्ट की मदद से, जिनके ऊपर आर पार क्या है, ड्रिल है, और उस बोल्ट को दोनों तरफ से आर पार आपने किया है,
एक तरफ से बोल्ट को इंसर्ट किया है और उसको फिर दूसरी तरफ से नट को टाइट किया। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K की जो वैल्यू लेनी है आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले में P1 प्लस K मल्टीप्लाई बाय P2 में K इक्वल्स टू 0.00 टू 0.10, इसके बीच का वैल्यू हमको कंसीडर करना है। हार्ड कॉपर गैस्केट विद लॉन्ग थ्रो बोल्ट्स, कॉपर अगर दो मेटल टू मेटल कनेक्टेड है और उसके बीच में कॉपर की गैस्केट आपने लगाई है, तो कॉपर की गैस्केट जो लगाई है उसके साथ में K की वैल्यू अब यहां हमको लेनी है 0.25 टू 0.50, ये वैल्यू हमको यहां लेनी है। सॉफ्ट कॉपर गैस्केट विद लॉन्ग थ्रो बोल्ट्स, लंबे बोल्ट लगाए, सॉफ्ट कॉपर की गैस्केट आपने ली है तो 0.50 टू 0.75, ये लगभग कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। सॉफ्ट पैकिंग विद थ्रो बोल्ट्स 0.75 टू 1.00, सॉफ्ट पैकिंग विद स्टड्स 1.00। ये सॉफ्ट पैकिंग विद स्टड्स आपने देखा होगा कई बार पंप्स के अंदर जो वाटर पंप रहते हैं, तो वाटर पंप के साथ में इम्पिलर वगैरह का जहां जॉइंट रहता है वहां हम ग्लैंड लगाते हैं, जिसको कुछ सॉफ्ट मटेरियल रहता है और उस कुछ बोल्ट्स को हम वहां टाइट करते हैं जो स्टड्स रहते हैं, तो जितनी टाइट करेंगे वो क्या करेगा, लीकेज को वो रोक देगा। जो मोटर से आने वाली शाफ्ट और इम्पलर को जोड़ने वाली जो शाफ्ट है उसके बीच में उसके लीकेज को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, ग्लैंड लगाते हैं, वहां 1.00 हमको यहाँ यूज में लेना है। तो ये वैल्यूज है K की। आगे चलते हैं, डिजाइन ऑफ सिलेंडर कवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिलेंडर कवर्स को कैसे डिजाइन करना है, कोई भी सिलेंडर है और उसके अंदर सपोज दैट गैस भरी हुई है, स्टीम भरी हुई है, या फिर कोई प्रेशराइज्ड कोई भी कहीं भी यूज किया जा रहा है, तो उसको उसके ऊपर जो कवर आपको लगाना है मेटल का या जिसका भी, उसके ऊपर कितने बोल्ट्स लगाने हैं और बोल्ट्स के किस प्रकार से हम टाइट करेंगे, कितना फोर्स आएगा। तो डिजाइन ऑफ सिलेंडर कवर्स, इसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर लेंगे।